नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अब वक्त है प्राइम एट 4 का, वो शो जिसमें आपको हर न्यूज और उसकी ऑप्टिमम डोज जैसा आप चाहते हैं वैसी मिलती है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज क्या है प्राइम एट 4 में खास। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे झारखंड में सियासत सेट, किसने कराई बांग्लादेशियों की यहां घुसपैठ। महाराष्ट्र में ही ले चलेंगे आपको। महाराष्ट्र में आज दिग्गजों ने भरा है पर्चा, किसके जीतने की हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा, यह खबर भी आपके सामने रखूंगा। आज प्राइम एट 4 ये भी आपको बताएगा जश्न रोशनी पर घमासान, किसने किया सनातन का अपमान। और इसके अलावा सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का कहां से आया फोन, ऐसी धमकी देने वाला एक्चुअली है कौन, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। हाँ, आज राजनीतिक सरगर्मी के बीच दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नामांकन दाखिल किया। बारामती में अजीत पवार ने नामांकन भरा। अजीत पवार ने कहा, बारामती के लोग मुझे बढ़िया वोटों से जिताएंगे। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। और इस बीच इसी सीट से अजीत के भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी शरद गुट से उम्मीदवार हैं। युगेंद्र ने भी सोमवार सुबह ही नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहे। बारामती से ही सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला। सुप्रिया सुले ने किसानों और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुप्रिया ने कहा, महाराष्ट्र में किसानों का हाल बुरा है, महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। I'm fighting against the policies of government of India. I'm fighting against the policies of government of Maharashtra. आप प्याज को दाम क्यों नहीं देंगे? आप हमारे जो किसान जिसकी डेयरी है उसके दूध को भाव क्यों नहीं देंगे? सोयाबीन, कॉटन, क्यों आप उनको न्याय नहीं दे रहे? सेम थिंग अबाउट विमेन सेफ्टी। महाराष्ट्र में बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमारे अपने बारामती, पूना डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में कभी इतना क्राइम नहीं था। अब बारामती में आप घूमते तो लड़ाई देखते हैं, आप ही के चैनल पे मैंने देखे ये सब न्यूज। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट क्राइम इन महाराष्ट्र हैज गॉन अप एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महाविकास अघाड़ी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का निशाना भी देखने को मिला। महाविनाश अघाड़ी बन गई है एमवीए। पीयूष गोयल ने कहा, एमवीए विधानसभा चुनाव में रेस में है ही नहीं। महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी, पीयूष गोयल का दावा। दहिसर से बीजेपी कैंडिडेट मनीषा ताई के नामांकन में पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि वोट जिहाद को लेकर समाज के लोग अब चेत गए हैं और इस बार वो मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर महायुति की सरकार बनाएंगे। आज महाराष्ट्र का दिन जो है हाई प्रोफाइल नेताओं के नॉमिनेशन का दिन है। इस वक्त में दहिसर विधानसभा सीट से मनीषा ताई जो है उनके नॉमिनेशन में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए। सर, सबसे पहले तो ये तीसरी बार मौका मिल रहा है, हैट्रिक होगी नहीं होगी, इसको लेकर क्या आप क्या कहेंगे? हमारी बहन मनीषा ताई चौधरी बहुत ही लोकप्रिय है, वर्षों से समाज सेवा में जुटी है। मुझे पूरा विश्वास है 1 लाख से अधिक वोटों से जीत गए। पीयूष जी, ये भी सवाल करना चाहूँगा कि महाविकास अघाड़ी में अभी भी खटपट बहुत चल रही है। वो तो महाविनाश अघाड़ी बन गई है। महाविकास अघाड़ी अब रेस में ही नहीं है। शिंदे ने कोपरी पचपखाड़ी सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे से उनका मुकाबला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सोमवार को उन्होंने कोपरी पचपाखड़ी सीट से नामांकन के दौरान रोड शो के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। सीएम शिंदे के नामांकन में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम शिंदे ने अपने स्वर्गीय राजनीतिक गुरु आनंद दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित की। और शिंदे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार केदार दिघे से है, जो असल में आनंद दिघे के भतीजे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, ये खबर भी आपके सामने रखता हूं प्राइम एट 4। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने धमकाया है पप्पू यादव को।
धमकी का ऑडियो भी सामने आया है। रेस्ट इन पीस करने की बात कही गई है। धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। पप्पू ने गृह मंत्रालय से जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने दावा किया है कि पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी हो रही है। पप्पू ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और अपनी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी को एलिवेट करके जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। आपको वो ऑडियो भी सुनाता हूं जिसमें पप्पू यादव को यह धमकी दी गई। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं। विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों के समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। और ये तो आप जानते हैं कि पप्पू यादव ने लॉरेंस को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि इस तरीके के लोगों को ठीक करना मुझे आता है, बस मुझे मौका मिल जाए। और इधर देखिए, झारखंड में मतदान से पहले डेमोग्राफी का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर बड़ा दावा किया है। संथाल परगना में 15% बढ़ी है मुस्लिम आबादी, निशिकांत दुबे ने कहा। इनमें से 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। निशिकांत दुबे का यह भी दावा है। झारखंड की सरकार खुद इसको एक्सेप्ट भी कर रही है, निशिकांत दुबे बता रहे हैं। 2023 की स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी से यह खुलासा हुआ है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टियां वोट बैंक के लिए संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश कर रही हैं। बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए आ रहे हैं और मदरसों में पनाह ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लेटर शेयर करते हुए लिखा, झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होने से और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन और बेटियों की इज्जत जमीन लूटने का सबूत ये पत्र झारखंड सरकार का अपना खुद का है। ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परिणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। निशिकांत दुबे के दावे के मुताबिक ये चिट्ठी साल 2023 की है, जिसे झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने संथाल परगना का हवाला देते हुए सभी उपायुक्तों को जारी की थी। यहां क्या लिखा गया है उसके कंटेंट का भी जरा जिक्र हो जाए। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रक्रिया का मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा किया गया है। निशिकांत के मुताबिक चिट्ठी में लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में लाकर ठहराया जाता है और फिर उनके आधार कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज तैयार करा दिए जाते हैं। दस्तावेज तैयार करा दिए जाने के बाद उन्हें वोटर लिस्ट में शुमार कर दिया जाता है और साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और चुनावों को प्रभावित करने के लिए यहां लाकर बसाया जाता है। पहले मदरसों में वो पनाह लेते हैं, उसके बाद उनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और उसके बाद उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और झारखंड सरकार की चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घेरा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ट्रेनिंग होती है, उनका आधार कार्ड तक बना दिया जाता है। हम संथाल परगना में एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। ये हेमंता बिश्व शर्मा का कहना है। झारखंड सरकार का अनुरोध पत्र जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। निशिकांत दुबे और हेमंत पर जेएमएम का पलटवार भी देखने को मिला है। जेएमएम नेता महुआ माझी ने यह हमला बोला है।
महुआ ने कहा कि अगर कोई हमारे देश में घुस रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसमें क्यों तय की जा रही है। महुआ ने पूछा कि बीएसएफ ऐसे में क्या कर रही है, घुसपैठ होने कैसे दी जा रही है। केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दा है, ये मैं भी कहती हूँ। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रवेश कर रहा है किसी हमारे कंट्री में, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। अगर वो विफल रही है केंद्र सरकार और अपनी खामियों को वो थोप रही है राज्य सरकार पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके यहाँ के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। और झारखंड में कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के बयान पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अंसारी का बयान बेहद निंदनीय है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर है। ये देखिए, ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीता सोरेन रो पड़ी। सीता सोरेन का इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप है। मेरे खिलाफ घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहा है सीता सोरेन ने। सीता सोरेन का इरफान अंसारी पर यह बड़ा आरोप है। मेरे पति जिंदा नहीं है, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है और ये सब कहा जा रहा है। सीता सोरेन ने कहा, इरफान अंसारी को कभी माफ नहीं करूंगी, कहा सीता ने। मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो इन लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या और इस मामले में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के प्रति नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नेता हमारी पार्टी का हो या बाहर का, हम किसी भी तरह से स्त्री अपमान का समर्थन हम नहीं करते। हर अपराध को कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उनके बयान की जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन फिर भी इरफान बयान के साथ अब तक कायम दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको, जो रिजेक्ट जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं उनको मैं कहूंगा, यार ये समय जो है लड़ने का, लड़िए। जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। जो गलत है गलत है, और मैंने ये भी कहा है कि मैंने मानहानि का दावा किया है। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैंने कहा कि देखिए जो लालछन आपने लगा दिया, दुनिया को क्या मालूम है, जामताड़ा को मालूम है ना मैं क्या हूँ, लेकिन जामताड़ा में ये न्यूज़ नहीं चला, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है न्यूज़। पूरे वर्ल्ड में जान गया कि इरफान अंसारी ने ये बातें कहा होगा। तो हमारे पास तंत्र नहीं, भाजपा के पास तंत्र है, लेकिन चलिए आपने देश में इरफान अंसारी की छवि खराब कर दिया, यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन मैंने चैलेंज किया है, कोर्ट में मामला है, आप बढ़िया से देख लीजिए। अगर वीडियो में मैंने कहा होगा आपको, तो मैं कहता हूं कि मैं इस्तीफा छोड़ मैं फांस। वायनाड से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज प्रचार किया। आप जानते हैं बाई इलेक्शन में वो इस बार कांग्रेस की कैंडिडेट है। नीलगिरी कॉलेज के छात्रों से उन्होंने इस दौरान मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने एक रोड शो किया और बाद में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने अपने भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी इस दौरान जिक्र किया और लोगों का धन्यवाद किया। और पटना में नीतीश कुमार के आवास पर माफ कीजिए एनडीए की बैठक हुई और जैसा हमने आपको बताया इस दौरान बाहर
पुतला दहन की कोशिश करते भी कुछ लोग नजर आए। बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा? नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के नाम पर ही सबने सहमति दी है। 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लंबे अरसे के बाद एक अन्य मार्ग में, जिसमें केंद्रीय मंत्री, विधानमंडल के माननीय सदस्य, संसद सदस्य, पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विभिन्न घटक दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया और घटक दल के सम्मानित नेताओं ने संबोधित किया। संबोधन के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि हम एकजुट हैं और हमने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है। तो हमने लक्ष्य तय किया है 225 का। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा मिल रहा है। सीएम मोहन यादव ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। सरकारी कर्मियों को 1 जनवरी 2024 से, मतलब एरियर के साथ ये भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50% हो गया। के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। वडोदरा में एयरबेस प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। भारत और स्पेन ने मिलकर इसे बनाया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहे। उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो एक रोड शो में भी शामिल हुए। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में फिर से हंगामा हो गया। संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। पिछली जेपीसी की बैठक में बड़ा हंगामा हुआ था। लखनऊ में हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। चिन्हट थाने में तैनात 2 एडिशनल एसएचओ वहां से हटा दिए गए हैं। श्री प्रकाश सिंह और आनंद भूषण बेलदार इनके नाम है। सब इंस्पेक्टर रैंक के एसओ की तैनाती के बाद ये हटाया गया। एडिशनल एसएचओ श्री प्रकाश सिंह का आशियाना ट्रांसफर कर दिया गया है। आनंद भूषण का गोमती नगर विस्तार थाने में ट्रांसफर हुआ है। सफात उल्लाह खां एसएसआई चिन्हट नियुक्त हुए। और मोहित पांडे, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, उनके परिजनों ने योगी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस पर बयान आया है। बोले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। बहुत ही दुखद है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से जानबूझकर ये ऐसे कई घटनाएं हो गई। डेट ये पहला नहीं है जो लखनऊ में भी है। पांडे और प्राइम @4 में यह खबर अयोध्या से दिवाली को लेकर सज रही है रामनगरी। सरयू से लेकर सड़कों तक अनोखी तैयारी है। राम की पैड़ी पर 1100 लोगों के जुटने की व्यवस्था है। राम की पैड़ी को 25 लाख दियों से सजाया जाएगा। अयोध्या की दीपावली पर इस बार 2 रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 25 लाख दियों को जलाया जाएगा। दूसरी तरफ सरयू घाट पर खास विशिष्ट मेहमान जो जुटेंगे उनकी तादाद 1100 बताई जा रही है। दीपावली पर इस बार रामायण के किरदारों की झांकियां भी निकाली जाएंगी, जिसको लेकर मूर्तियों को बनाने में कारीगर लगे हुए हैं।
आप जानते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार के दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारियां प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से की जा रही हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं रामनगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस समय हम साकेत डिग्री कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि साकेत डिग्री कॉलेज में जो यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाती है दीपावली पे, जो राम के जीवन से जुड़ी हुई होती है, उसको लेकर यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। प्रभु श्री राम की मूर्तियां, हनुमान जी की मूर्ति, दशरथ जी की मूर्ति, सभी की मूर्तियां यहाँ बनाई जा रही है। जो झांकियां होती हैं उन पर ये मूर्ति रखी जाती है और इनको बनाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है कि 29 तारीख तक इन सभी मूर्तियों को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 30 तारीख को अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाएगी। जो झांकियां निकलेगी उस पर जो जो पात्र होते हैं ये मूर्ति के रूप में उस पर रखे जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, सीएम एकनाथ शिंदे आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उनका मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु माने जाने वाले जो नेता रहे उनके ही भतीजे से वो चुनावी मैदान में मुकाबिल हैं। उन्होंने क्या कहा नॉमिनेशन फाइल करते हुए, हमारे संवाददाता नीलेश से खास बातचीत में देखिए प्राइम एट 4। सर, आपने नॉमिनेशन भर दिया है। सुबह 11 बजे रैली शुरू हुई थी, अब 5 घंटे से लगातार चली जा रही है, खत्म होगी कि नहीं? लोगों में काफी उत्साह है, जोश है, ऊर्जा है और ये देख के मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो इतने सालों में जो काम किया है, लोगों के बीच में जाकर एक सीएम मीन चीफ मिनिस्टर नो, सीएम मीन्स कॉमन मैन, ऐसा सोच के मैंने काम किया है। इसका आज मुझे लोगों ने उसका जो हमारे मराठी में कहते हैं पोच पावती देना, मतलब काम का जो एक इनाम होता है वो देने का काम किया और इसलिए मैं हमारे सभी मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। सर, बीते कई वर्षों से आप लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते रहे हैं। इस बार आपके ऑपोजिशन में सर दीघे के नेफ्यू हैं, कितना असर पड़ता है आपको लगता है इसका, चुनाव पे कितना असर पड़ सकता है? अरे भाई, ये ठाणेकर जनता बहुत सुज्ञ है। आनंद दिघे जी का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार, आनंद दिघे जी के विचार को तोड़ मरोड़ डाला, उनको लोकसभा के चुनाव में जनता ने वैसा फटका मार दिया है। अभी वही विधानसभा में भी वही हालत होगी क्योंकि हम विचार को आगे बढ़ा रहे हैं।